हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। तो आज ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा इकोनॉमिक्स का। तो कुछ डाउट्स जो पिछली बार आए थे, कुछ कमेंट्स की बोर्ड यूज़ नहीं हो रहा तो और विजिबिलिटी नहीं आ रही थी, तो कुछ इश्यूज़ मैंने इस अब स्लाइड्स की तरफ शिफ्ट किया है। आई होप कि अब आपको समझ में ठीक से आएगा और आपके ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व होंगे। और कुछ एमसीक्यूज़ मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किए हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर कुछ इशू आए तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि उर्दू का ज़्यादा यूज़ किया जाए तो ठीक है, कोई नहीं, हम उर्दू यूज़ कर लेंगे। सिंपल लैंग्वेज में हम इकोनॉमिक्स को समझेंगे। ओके। सो लास्ट टाइम हमने कहाँ कंक्लूड किया था? लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था, देखिए थोड़ा सा मैं आपको पिछले लेक्चर का रिवीजन कराऊंगा। हमने ये कहा था कि देखिए दो अप्रोचेज़ मैंने डिस्कस किए थे, ठीक है। दो अप्रोचेज़ मैंने डिस्कस किए थे, उसमें मैंने क्या क्या डिस्कस किया था? एक तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में मैंने आपको पेप्सी की एग्जांपल दी थी, जिसमें मैंने कहा था कि जब भी हम किसी चीज़ का एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उस एडिशनल यूनिट से क्या होता है, उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। हर एक एडिशनल यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होगी। दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हर एक एडिशनल यूनिट के साथ मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही थी और जो टोटल यूटिलिटी थी वो पहले इंक्रीज़ कर रही थी, लेकिन जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो बन गई थी तब जो टोटल यूटिलिटी थी कांस्टेंट रही थी। और जब मार्जिनल यूटिलिटी और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई थी, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी का जब नेगेटिव में चली गई थी तो जो टोटल यूटिलिटी थी उसने भी फिर डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया था। तो कुछ करू हमारी जो आई थी उस पे ऐसे आई थी, ठीक है। ये यहाँ से देखिए, ये टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही थी और मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही थी। लेकिन जब मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे ज़ीरो, जब वो मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो बन गई तो ये कांस्टेंट बन गया। और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव प्लेन में चली गई, ठीक है, यहाँ से देखिए ये ज़ीरो और यहाँ से -1 -2, तो इस प्लेन में जब मार्जिनल यूटिलिटी चली गई तो टोटल यूटिलिटी ने क्या किया, उसने डिमिनिश करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि कहाँ पे किस पॉइंट पे जो है टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट बन जाएगी। तो टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट बन जाएगी जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होगी। और कब टोटल यूटिलिटी फॉल डाउन करेगी? जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव प्लेन में चली जाएगी, ठीक है। तो ये पिछले लेक्चर का थोड़ा सा हमने हल्का सा रिवीजन किया, ठीक है। अब हम बात करेंगे आज जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, दैट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एमआरएस। तो क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो देखिए हमने क्या किया था, यहाँ से हमने एक्स एक्सिस ली थी, वाई एक्सिस सॉरी, और यहाँ से एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हमने क्वांटिटी ऑफ मैंगो मेजर किया था और यहाँ से हमने बनाना मेजर किया था। अब मैंगो और बनाना हम दो कमोडिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब ऑर्डिनल अप्रोच है, ठीक है। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब है प्रेफरेंसेस, ठीक है। ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में देखिए, अगर आपको कार्डिनल या ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में क्वेश्चन आए तो कार्डिनल यूटिलिटी में हम यूटिलिटी को इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, मतलब कुछ नंबर्स लेके हम यूटिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि टू यूटिल्स, ठीक है, टू यूटिल्स, बनाना की एग्जांपल या पेप्सी की एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी उसमें हमने यूटिलिटी को मेजर किया था। लेकिन एक्चुअल टर्म्स में जो है यूटिलिटी मेजर नहीं होती। तो जो बेस्ट अप्रोच रहती है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस होती है। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ज़्यादातर इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है। तो इससे क्या होता है, हम रैंकिंग करते हैं। अब रैंकिंग का मतलब क्या है? देखिए जैसे यहाँ पे हमने ले ली, यहाँ पे हमने यूज़ की ये हमारी वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे मैंगोज़ और यहाँ पे बनानास, ठीक है।
अब तो 2 कमोडिटीज़ आई ना, कंज़्यूमर क्या करेगा? या तो मैंगोज़ खरीदेगा या बनाना, या फिर ये भी कर सकता है कि बनाना की कुछ यूनिट्स और मैंगो के कुछ यूनिट्स खरीदे। तो उसने एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर प्रेफ़र किया, ठीक है? तो इसको हम ऑर्डिनल अप्रोच बोलते हैं। ऑर्डिनल डिराइव्ड फ्रॉम द ऑर्डर, मतलब ऑर्डर से निकला है तो ऑर्डिनल का मतलब ऑर्डर से निकला है, तो ऑर्डिनल अप्रोच। जब 2 कमोडिटीज़ के बीच में, या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए हम 2 कमोडिटीज़ मान लेते हैं। उनमें जब कंज्यूमर चूज़ करता है तो उसको हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 यूनिट्स ऑफ मैंगो कंज्यूम हो रहे थे और 1 यूनिट ऑफ बनाना कंज्यूम हो रहा था, ठीक है? और जब ये कंज्यूमर जब 12 यूनिट्स ऑफ मैंगो कंज्यूम कर रहा था, तो उसने कंज्यूम की 2 यूनिट ऑफ बनाना। मतलब जब वो गिर रहा था यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे 15 यूनिट है बनाना के, और यहाँ पे 12 यूनिट है बनाना मैंगो की, सॉरी, मैंगो 15 से 12 गिरा, और बनाना कितना इंक्रीज़ हुआ? 1 से 2। मतलब एक कमोडिटी जब वो उस पे अपनी इनकम कम कर रहा था, तो दूसरी कमोडिटी की इनकम जो है उस पे वो इंक्रीज़ कर रहा था। बनाना पे इंक्रीज़ उसका एक और एडिशनल यूनिट लेता था जब मैंगो के यूनिट्स वो कम कर रहा था, ठीक है? देखिए 15 से 12 गए मैंगोज़ और 1 से 2 गया बनाना। बनाना इंक्रीज़ हुआ, है ना? और मैंगो डिक्रीज़ हुआ, ठीक है? तो अब इन कर्व्स को, इस कर्व पे अगर हम देखें, जब हम इस कर्व के पॉइंट्स को जॉइन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं 15 और यहाँ पे 12, ठीक है? अब कंज्यूमर यहाँ से यहाँ आया, ठीक है? पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये, इसी तरह आप बहुत सारे पॉइंट्स इस कर्व पे बना सकते हो। तो अब जब हम इन पॉइंट्स को जॉइन करेंगे, ओके, जब हम इन पॉइंट्स को जॉइन करेंगे, ठीक है, तो आपकी ये इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करती है। तो अब इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है? आइए थोड़ा सा इंडिफरेंस कर्व के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद समझेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, और फिर देखेंगे कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जो है उनकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या रहती है, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पे अगर आप देखिए इंडिफरेंस कर्व, नॉर्मल एंड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, जो पहली कर्व है ये रिप्रेजेंट, ये जो यहाँ पे कर्व है इंडिफरेंस कर्व, तो देखिए यहाँ पे तो फूड और क्लोथिंग की एग्जांपल ले ली गई है, तो कंज्यूमर इज इंडिफरेंट टुवर्ड्स फूड एज वेल एज, देखिए यहाँ पे ही इज इंडिफरेंट टुवर्ड्स फूड एंड क्लोथिंग, ठीक है? इन पॉइंट्स का मतलब क्या है? इंडिफरेंट का मतलब क्या है? मतलब जितना कंज्यूमर को फूड से सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जितना उसको फूड ज़रूरत है उतना उसको क्लोथिंग भी ज़रूरत है, ठीक है? इसी को हम कहते हैं इंडिफरेंट एटीट्यूड, या यही हमारी इंडिफरेंस कर्व बनाता है, ठीक है? तो आई होप कि इंडिफरेंस कर्व आपको समझ आई होगी। इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है? जब भी कंज्यूमर इंडिफरेंट रहेगा, उस कर्व पे जो सारे पॉइंट्स आएंगे, उनकी जो उससे जो उस कर्व पे जो भी पॉइंट्स आएंगे, इनका मतलब है कि कंज्यूमर को हर किसी पॉइंट पे सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है? कंज्यूमर को हर किसी पॉइंट से सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है, ओके? आई होप कि आपको इंडिफरेंस कर्व का समझ आया होगा। देखिए फिर से मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करूँगा। ये लीजिए आप वाई एक्सिस और यहाँ पे एक्स एक्सिस, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपकी इंडिफरेंस कर्व ऐसे बनती है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए आप मैंगोज़ एंड ये मानिए आप बनानास, ठीक है? यहाँ पे आप इस फिगर से देख सकते हैं कि जो ही मैंगो कम हो रहा है तो बनाना ज़्यादा हो रहा है, और जो भी पॉइंट्स इस इंडिफरेंस इस कर्व पे लाई करेंगे, दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड, उन पॉइंट से सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है, और ये कर्व जो हमें मिलेगी इसको हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, ठीक है? अब मैं आपसे एक और कंसेप्ट शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे, दैट इज़ इंडिफरेंस कर्व मैप। इसका मतलब क्या है? देखिए, अब मतलब कंज्यूमर की कुछ इनकम होगी, ठीक है?
अब अगर उसने बनानाज और मैंगोज़ कंज़्यूम की तो उसकी कुछ इनकम होगी। कुछ इनकम से उसने मैंगोज़ खरीदी और कुछ इनकम से उसने बनाना खरीदी, ठीक है? जैसे यहाँ पे, ठीक है? ठीक है? तो जैसे मतलब उसकी कोई इनकम थी, यहाँ पे पॉइंट्स ए, बी एंड सी, ठीक है? उसकी कुछ इनकम थी, अब वो मतलब जो भी इस कर्व पे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ठीक है? इन पॉइंट्स का मतलब क्या है? इन पॉइंट्स का मतलब है जो पॉइंट ए पे सैटिस्फैक्शन मिलेगी, सेम सैटिस्फैक्शन बी पे मिलेगी और सेम सैटिस्फैक्शन सी पे मिलेगी। दिस इज़ कॉल्ड इंडिफरेंट एटीट्यूड, ठीक है? इसका मतलब है कि कंज्यूमर को सेम सैटिस्फैक्शन हर किसी पॉइंट से मिल रही है। तो अब इंडिफरेंस कर्व मैप का मतलब क्या है? ये हम थोड़ा समझेंगे, ठीक है? देखिए ध्यान रखिएगा मेरी तरफ। दिस इज़ हेयर वाई एक्सिस, दिस इज़ हेयर एक्स एक्सिस। कंज्यूमर की कुछ पहले तो इनकम होगी, ठीक है? उसकी कुछ इनकम होगी, तो उससे उसने कुछ मैंगोज़ और कुछ बनानास परचेज़ कर रहा था, ठीक है? तो जब यहाँ पे आप मान लीजिए ये पहली इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है? देखिए, ठीक। अब जब कंज्यूमर 15 से 12 जा रहा था, ठीक है? अब यहाँ पे पहले एक बात आप याद रखिएगा, कंज्यूमर की कुछ जब इनकम होगी तो वो एक स्पेसिफिक लेवल पे अपनी इनकम को खर्च करेगा। कुछ क्वांटिटीज़ उससे मतलब जो वो परचेज़ कर सकता है। क्योंकि हमेशा मैंने आपको बोला कि हमारी जो वांट्स और नीड्स है उसको लिमिट कौन करता है? उसको लिमिट करता है हमारी इनकम। वाई? वाई हम इनकम जो है वाई से रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? तो उसको इनकम लिमिट करता है। तो इस कंज्यूमर के पास अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? देखिए मैक्सिमम उसने कितना कंज्यूम किया? 15 और 1 और उसके बाद 12 और 2, ठीक है? 15 और 1 मैक्सिमम कितना किया? 16 यूनिट्स। तो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि उस कंज्यूमर की इतनी इनकम थी कि वो मतलब 16 यूनिट्स परचेज़ कर सकता था, ठीक है? अब यहाँ पे अगर मैं दूसरी इंडिफरेंस कर्व ले लूँ, ठीक है? यहाँ पे अब थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये एक्स वाई प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन, यहाँ पे मान लीजिए कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है और वो यहाँ भी कंज्यूम कर सकता था, ठीक है? वो देखिए जो कर्व मैं इस कर्व के ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है? ये कर्व एक्चुअल कर्व है, ठीक है? जिस पे हम कंज्यूमर की जो उसकी रैंकिंग है बिटवीन द मैंगोज़ एंड बनानास वो मेजर कर रहे हैं। लेकिन वो इस इंडिफरेंस कर्व, ये आप मान लिए 1 IC1, ये मान लीजिए IC2, ये जो दूसरी इंडिफरेंस कर्व है वो इस पे भी कंज्यूम कर सकता था, मगर हालांकि चाहता था वो वही, क्योंकि मतलब देखिए जितनी इंडिफरेंस कर्व ऊपर जाएगी इसका मतलब है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। IC1 पे टू टू जो IC कर्व जो 2 है उस वहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी 1 से ज़्यादा मिलेगी। अगर मैं यहाँ और एक कर्व बनाऊँ सपोज़ 3, तो तीसरी कर्व जब मेरी बन गई तो तीसरी कर्व पे दूसरी वाली कर्व से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जितनी इंडिफरेंस कर्व हाई होगी, ठीक है? जितनी इंडिफरेंस कर्व का वैल्यू हाई होगा उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वहाँ पे मिलेगी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि कंज्यूमर की इनकम इतनी नहीं है कि वो 2 या 3 पे कंज्यूम कर सके, ठीक है? और इसी को हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व मैप। यहाँ पे अगर हम एरो बनाएंगे तो एरो का मतलब है कि सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो रही है। हाँ, इंक्रीज तो होगी सेटिस्फेक्शन। हाँ, देखिए यहाँ पे आपने कितने 15 बनाना और एक मैंगो परचेज किया, 15 एंड 1, ठीक है? तो मान लीजिए इसकी कुछ प्राइस है इन दोनों को मिला के 20 रुपीज़, ठीक है? लेकिन अगर आप इतना आप कंज्यूम करते इस करू पे दूसरी करू पे मे बी आपके जेब में सिर्फ 20 रुपये थे, लेकिन यहाँ पे आपको 40 देने थे, लेकिन आपकी जेब में तो सिर्फ 20 रुपए थे, तो 40 आप नहीं दे सकते थे। हालांकि मे बी आप 40 पे ख़रीदना चाहते, लेकिन आपके पास उतनी इनकम नहीं है, इसलिए लिमिट कौन कर रहा है? आपकी इनकम, ठीक है? अब अगर मैं आपको देखिए दूसरी एग्जांपल मैं आपको फिर से देना चाहूँगा, ठीक है? ये लीजिए एक वाई प्लेन, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है? अब हम इस सपोज इस करू पे कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है? अब अगर मैं इस करू से ऊपर जाऊं, इस पे तो कंज्यूम नहीं कर सकता क्योंकि इसकी वहाँ पे सेटिस्फेक्शन बहुत हाई है, ठीक है? यहाँ पे जो
जो पहली करो है इस पे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो दूसरी वाली करो से कम होगी। लेकिन अगर मैं जिस करो पे मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, अगर मैं उसके बैकवर्ड्स और एक करो बना दूँ, ठीक है? इस करू पे क्या हम कंज्यूम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये करू जो है पूरी हमारे पॉइंट्स पे लाई कर रही है। अगर हम इस पॉइंट को यहाँ जॉइन करें तो यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है? तो मतलब इंडिफरेंस को अगर हम यहाँ पे रखें 1, 2 एंड 3, तो कंज्यूमर थर्ड वाली इंडिफरेंस करू पे कंज्यूम करना चाहता था। वहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती, ठीक है? लेकिन उसके पास उतनी इनकम नहीं है कि वो 3 पे कंज्यूम करे। उसकी इनकम लिमिटेड है अप टू दूसरी जो इंडिफरेंस करो है वहाँ तक। 1 पे वो कंज्यूम करता, लेकिन 1 ही विल वो प्रेफर करेगा 2, क्योंकि हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। आई होप कि इंडिफरेंस कर्व आपको समझ आया होगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए इंडिफरेंस कर्व मैप IC1, IC2, IC3। IC1 पे सबसे कम सेटिस्फेक्शन होगी, IC2 पे 1 से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी और IC3 पे IC2 से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी। मे बी आपको एग्ज़ाम में ऐसी कोई कर्व बता दें और ये बताएं कि सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ होगी। तो आप याद रखोगे जो कर्व सबसे ऊपर होगी उसकी वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। या ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, अरेंज द कर्व्स को अरेंज करें इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सेटिस्फेक्शन। तो IC1 सबसे कम सेटिस्फेक्शन, IC2 पे IC1 से ज़्यादा और IC3 पे IC2 से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है? आई होप कि ये आपको समझ आया होगा इंडिफरेंस कर्व का। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है? यहाँ पे अब एक बात और याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे हम यूजुअली यहाँ पे एरो बनाते हैं, इसका मतलब है कि सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती जाती है। तो अब इंडिफरेंस का मतलब क्या है, ठीक है? इंडिफरेंस का थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। इंडिफरेंस का मतलब है इंडिफरेंस का मतलब है कि कंज्यूमर का जो एटीट्यूड है, कुछ दो ऐसी कमोडिटीज़ है जिनके बीच कंज्यूमर का एटीट्यूड सेम रहता है। मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है क्लोथिंग एंड फूड, ठीक है? यहाँ पे एग्जांपल देखिए क्लोथिंग एंड फूड, ठीक है? क्लोथिंग और फूड, आपको कपड़ा भी चाहिए और आपको खाना भी चाहिए, इसमें आप इंडिफरेंट रहोगे, ठीक है? तो आई होप कि आपको इंडिफरेंस करो समझ आई होगी, ठीक है? अब हम डिस्कस करना अब मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा आज का जो टॉपिक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? देखिए अब फिर से मैं वापस इसी एग्जाम्पल पे आना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे आपकी एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और यहाँ पे आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है? यहाँ से हमने मैंगोज़ ली थी और यहाँ से हमने ली थी बनानास, ठीक है? अब जब मैंगोज़ 15 हो रही थी तो 15 से गिर के कितनी 12 आ रही थी, ठीक है? 12, और यहाँ से मैं बनाना 1 यूनिट, ठीक है? उसके बाद मैंगो सपोज़ 9 हो रहा था और ये 2 हो रहा था, ठीक है? तो ये हमारी इंडिफरेंस कर्व बन रही थी, ठीक है? ये हमारी इंडिफरेंस कर्व बन रही थी, यहाँ पे पॉइंट A और यहाँ पे पॉइंट B, ठीक है? अब यहाँ देखिए गौर से मेरी बात को सुनना, ठीक है? क्या हुआ, 15 से कितना गया 9, ठीक है? चेंज कितना आया 15 से, अगर मैंगोस कम हुए 9 तक तो चेंज कितना आया? देखिए डेल्टा हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा का मतलब चेंज। कितना चेंज आया 15 से जब हम 9 गए तो चेंज कितना आया? इसको हम मानते हैं डेल्टा, डेल्टा वाई, ओके, डिवाइडेड बाई इसमें चेंज कितना आया, एक्स में कितना चेंज आया? देखिए ये तो 1 से 2 गया, इसको हम मानते हैं डेल्टा एक्स। इसका मतलब है देखिए डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, आप कंफ्यूज मत होना, फिर से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस और यहाँ पे एक्स एक्सिस, ठीक है? यहाँ पे कंज्यूम हो रही थी 15 क्वांटिटीज़ मान लें, और यहाँ पे 12 क्वांटिटीज़, ठीक है? 12 जब गिर रहा था वो मैंगो से, तो कितने एडिशनल किसका यूज़ कर रहा था? यहाँ पे 12, ठीक है? और यहाँ पे पहले 1 और उसके बाद 2, ठीक है? जब ये 15 था, 15 और ये, और A पॉइंट और B पॉइंट, ठीक है?
अब यहाँ पे याद रखिए, देखिए 15 से वो कितना जा रहा है 12, तो कितना चेंज आया, तो मतलब वाई एक्सिस पे हम कितना नीचे गए उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई डेल्टा वाई, ठीक है। और एक्स एक्सिस से हमने कितना इंक्रीज किया उसका मतलब है डेल्टा एक्स, मतलब चेंज। वाई से हमने कितना चेंज किया और एक्स से कितना चेंज किया, वो हमारा रिप्रेजेंट करता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का मतलब अब क्या है, देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ, जब मैंने आपको बनानाज और मैंगोज की एग्जांपल दी, यहाँ पे आप फिर से थोड़ा या इसको समझिए, ठीक है। सॉरी, देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस और यहाँ पे एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे 15 यूनिट्स, फिर 12 और फिर यहाँ से 1, यहाँ से 2, ठीक है। बनानाज और मैंगोज, ठीक है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब चेंज कितना आया, पहले 15 से 12 से कितना गया 3, देखिए 12 से 15 से जब वो 12 गया तो चेंज कितनी आई, चेंज आई -3, मतलब हम पीछे गए, जब भी हम नीचे जाएंगे तो चेंज माइनस में होगी। यहाँ से चेंज कितनी आई +2, ठीक है। तो देखिए इसका जो, अब आपको उतना तो याद नहीं रखना है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव वैल्यू इसका होगा, वाई बिकॉज इट इज़ एक्चुअली मॉड फंक्शन, ठीक है। जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा उनको मॉड फंक्शन का पता होगा कि मॉड फंक्शन ये होती है कि उसमें कोई भी वैल्यू हम डालें, उसका जो भी वहाँ से वैल्यू बाहर आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। तो इसका यहाँ पे जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अब क्या रहेगी, 3:2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 3:2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है जब कंज्यूमर ने 3 मैंगोज कम की, ठीक है, उसने 2 बनानास उसकी इंक्रीज हो गई, ठीक है, 2 बनानास इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ये टेबल आपको दिखाना चाहूँगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब एक क्वांटिटी ऑफ बनाना पे वो 15 क्वांटिटीज़ ऑफ मैंगो खरीद रहा था, ऊपर वाली टेबल की मैं थोड़ी आपको कर्व दिखाना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे वाई एक्सिस और यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे 15 यूनिट्स और फिर कितने 12 यूनिट्स, यहाँ से जब 1 यूनिट और फिर 2 यूनिट, जब मैंगोज कम हो रही थी 12 तक, तो ये जो बनानाज है वो कहाँ तक जा रही थी, 2 यूनिट्स ऑफ बनाना, ठीक है। पहले 1 फिर 2, बनाना इंक्रीज हो रहा था और मैंगो डिक्रीज हो रहा था। पहले कितनी चेंज आई बनाना में, मैंगो में, 15 से 12 मतलब 3, ठीक है, 3:1, ठीक है। उसके बाद सेकंड थर्ड पॉइंट सी पॉइंट पे आप देखिए 3 और 10, ठीक है, 3 और 10, इसका मतलब क्या है, देखिए सी पॉइंट का मतलब क्या है, 3 यूनिट्स ऑफ 3 यूनिट्स ऑफ सी पॉइंट का मतलब क्या है, फिर उसने दो यूनिट्स कंज्यूम किए, दो गिराए मैंगो के, और 1 यूनिट एडिशनल कंज्यूम किया किसका, बनाना का। और चौथे पॉइंट पे उसने कितने कितने कम किए, 9 यूनिट ऑफ मैंगो कम किए, और ये एक एक एंड एक और यूनिट कंज्यूम किया किसका, बनाना का, ठीक है। तो देखिए इस कर्व को थोड़ा आप ध्यान से, इस टेबल को आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, इसको मैं फिर आपको ग्राफिकली दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए पहले जब हम इसकी कर्व बनाएंगे, देखिए 1 क्वांटिटी ऑफ बनाना एंड 15 क्वांटिटीज ऑफ मैंगो, ठीक है। दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे 15, यहाँ पे मानिए आप 15 क्वांटिटीज ऑफ मैंगो, एंड ऊपर वाला टेबल मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप इस टेबल को गौर से देखें, देखिए 1 क्वांटिटी ऑफ बनाना एंड 15 क्वांटिटीज ऑफ मैंगो, ठीक है। उसके बाद 2 क्वांटिटीज ऑफ मैंगो, लेकिन बनाना कितना, 2 क्वांटिटीज ऑफ बनाना और मैंगो कितना था, 12, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे कितना था, 3 यूनिट्स ऑफ बनाना और 10 यूनिट ऑफ मैंगो, ठीक है।
और उसके बाद 9 यूनिट्स ऑफ मैंगो और 4 यूनिट ऑफ बनाना, ठीक है। जब भी मतलब देखिए, अब जब बनाना इंक्रीज हो रहा है और ये जो है देखिए 15, 12, 10 और फिर कितना आया लास्ट पे 9, ठीक है। 15, 12, 10 और 9। अब यहाँ पे एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए पहले 15, ठीक है, फिर कितना गिरा 12, तो 15 और 12 का डिफरेंस कितना है, 3, 3 गिरा ना, लेकिन नीचे गया तो -3 का डिफरेंस। यहाँ 1 से 2 गया तो डिफरेंस +1, ठीक है। यहाँ 2 से 3 फिर से +1, 3 से 4 फिर से +1, ठीक है। मतलब जो क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, मैंगो डिक्रीज हो रहा है तो वो माइनस में आएगा। फिर 12 से जब 10 गया, क्वांटिटी कितनी डिक्रीज की, -2, ठीक है। और जब 10 से 9 गया 9 गया तो क्वांटिटी कितनी डिक्रीज की, -1, ठीक है। देखिए -3, -2, -1 और यहाँ से 1, 2 एंड 3 +1 +1 +1। तो यहाँ अब हो क्या रहा है, पहले -3 फिर -2 फिर -1। तो जब ये मतलब मैंगोज और बनानास वो आपस में चेंज कर रहा है, ठीक है, जब वो मैंगोज की क्वांटिटी कम कर रहा है और बनानास की क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है। पहले वो विलिंग है कि वो 3 मैंगोज के बदले 1 बनाना का यूनिट कंज्यूम करता है। फिर क्या होता है, यही जो मतलब अब चेंज आ रही है, ये जो चेंज आ रही है मैंगोज और बनानास के बीच, ठीक है, बनानास इंक्रीज हो रही है और मैंगोज डिक्रीज हो रही है। इसी चीज़ को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अब क्या है, आप इस टेबल को देखिए। 15 क्वांटिटीज़ ऑफ मैंगो, फिर 12, फिर 10 और फिर 9, ठीक है। इसी तरह लेकिन बनाना इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो बनाना इंक्रीज़ हो रहा है 1-1 यूनिट उसका, और मैंगो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और जब यही एक चीज़ वो इंक्रीज़ करेगा, दूसरी चीज़ डिक्रीज़ करेगा, उसको जब हम इंडिफरेंस कर्व पे प्लॉट करेंगे, वो हमारा बनाता है। और किस किस रेशो में ये दोनों चेंज हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मैंने आपको बोला था कि जब भी मतलब ये एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। वो पिछले क्लास में मैंने पूरा डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, इसमें कंफ्यूज मत होना। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, किस रेट से वो दो कमोडिटीज़ आपस में चेंज कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 यूनिट इंक्रीज़ हो रहा है बनाना का और 3 यूनिट्स पहले कम हो रहे हैं किसके, मैंगो के, ठीक है। तो पहला रेशो 3:1, फिर 2:1, फिर 1:1। तो यहाँ पे और एक बात है, जैसे कि पहले वो 3 सेक्रीफाइस करता है, फिर 2, फिर 1, ठीक है। तो ये वैसे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो नहीं है। यहाँ पे जो 3, 2, 1 है, उसके बाद जो कंज्यूमर की विलिंगनेस है वो कम होती है फिर, कि मतलब वो और ज़्यादा सेक्रीफाइस करे मैंगो के, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इतना आप याद रखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में भी दे सकते हैं कि कोई कर्व दे सकते हैं या ऐसे कुछ फिगर्स दे सकते हैं, तो उनकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालने को कही तो सीधे जो कम हो रहा है उसकी, जैसे 15 से 12 -3 और 12 से ये कितना इंक्रीज़ हुआ, 1 से 2, ठीक है। ये कितना इंक्रीज़ हुआ, हाँ 1 से एक चेंज आया ना बनाना में, ठीक है। चेंज कितना आया, वो नहीं 2 नहीं, देखिए 1 से 2 मतलब चेंज 1 आया। ये 15 से 12 चेंज -3 आया। और ये होती है मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन मतलब जिस उसमें आप कोई भी फंक्शन, कोई भी नंबर डालो, वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ क्या आएगी अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 3:1, ठीक है। सो इसी तरह फिर उसके बाद अगर हम पॉइंट सी पे में अगर आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालने को बोलूँ तो कैसे निकालोगे, देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एट पॉइंट सी, 10 से 12 से कितना गया, नीचे गया है, तो 10 मतलब 12 से 10 नीचे -2, ठीक है। नीचे गिरोगे तो माइनस, ठीक है। 2 से 3 कितना चेंज हुआ है, 1, ठीक है। 2 से 3 चेंज कितना आ रहा है, ठीक है, 2 से 3, तो इसको मॉड लगा दो तो कितना आएगा
2 इज़ योर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो 2:1, 2 मैंगोज़ के बदले दो मैंगोज़ कम की तो एक बनाना उसको एडिशनल मिल सकता है। तो अगर इसी टेबल को हम रिप्रेजेंट करें अब इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करो तो क्या बनेगा आपकी 15 and 1, देन उसके बाद 12 और 2, देन उसके बाद 10 और 3। ठीक है, इस कर्व को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बनेगी आपकी, ये बनेगी आपकी इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ये जो टेबल में फिगर्स है इनको आप अगर ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो आपकी बनेगी इंडिफरेंस कर्व। ये आपका ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, हर किसी पॉइंट पे जो सेटिस्फेक्शन होगी वो कांस्टेंट होगी, सेम होगी। इस कर्व पे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी सेम मिलेगी। तो लेकिन हाँ, अगर इस कर्व से हम क्या करें, अगर इस कर्व से हम ऊपर जाए, ठीक है, ये एक कर्व, और अगर दूसरी कर्व पे जाए तो इस कर्व पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ होगी, वो ये देखिए IC1 देन IC2। ठीक है, आई होप कि तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन IC2 पे होगी। ठीक है, लेकिन कंज्यूमर की इनकम इतनी ही है कि वो IC1 पे ही सिर्फ कंज्यूम कर सकता है कमोडिटीज़ को। ठीक है, और जो इस कर्व से ऊपर की कर्व आएगी उस पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, और जो इस कर्व से नीचे कर्व आएगी उस पे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, आई होप कि आपको इंडिफरेंस कर्व मैप समझ आया होगा, इंडिफरेंस कर्व समझ आई होगी, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझ आया होगा। ठीक है, तो आज हम अब थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, वाई को आप कितना चेंज करते हो। तो देखिए, उसके बाद बात आती है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या है, ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है, सबसे पहले परफेक्ट सब्स्टिट्यूट किसको कहते हैं। ठीक है, नाउ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का मतलब है विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए, अगर आपको मैं सपोज यहाँ पे एक 5 रुपये का नोट है, 5 रुपये का नोट है, ठीक है, और है 5 रुपये की कॉइन। ठीक है, 5 रुपये की कॉइन, आपको चाहे 5 रुपये का नोट मिले या 5 रुपये की कॉइन मिले, वैल्यू तो सेम है, 5 और 5, चेंज तो नहीं है ना कुछ। तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है। मतलब कॉइन को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो नोट के साथ। ऐसी दो कमोडिटीज़ अगर होगी तो इनको हम कहते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, जो एक दूसरे के बदले बिल्कुल यूज़ हो सकती है और सेटिस्फेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको हम कहते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, तो देखिए, कभी कभी सब्स्टिट्यूट्स में जो है टी कॉफ़ी, लेकिन वो सब्जेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये तो मतलब हर किसी के लिए सेम होगा, 5 रुपये कॉइन या 5 रुपीज़ नोट, इसमें तो कुछ आपको कोई दुकानदार आपको 5 रुपये दे दे, 5 रुपये दे दे कॉइन, या 5 रुपये नोट दे दे, दैट उस वो तो आपके लिए मैटर नहीं करेगा। जैसे मतलब आपको कोई दुकानदार 100 रुपये का नोट, सॉरी 50 रुपये के, मतलब आप कंसिडर, हाँ, 10 रुपीज़, सपोज 10 रुपीज़ का कॉइन या 10 रुपीज़ का नोट, तो इसकी वैल्यू सेम है, तो ये दोनों आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है इनकी क्या प्रॉपर्टी है, इनकी इंडिफरेंस कर्व कैसे बनेगी। देखिए, अगर यहाँ पे देखिए, जब वो यहाँ पे तो मैंगो और बनाना था, ठीक है, अगर वो कम मैंगो चाहता था तो वो बनाना ज़्यादा कर रहा था। ठीक है, इसमें तो इंसान इंडिफरेंट हो सकता है, कि मतलब कोई कहेगा कि नहीं, अगर कम मैंगो मिल रहा है तो चलो बनाना और एक खरीदते हैं, लेकिन नोट्स में ऐसा थोड़ी होगा। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में क्या होता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में जो आपकी इंडिफरेंस कर्व है, वो जो है वहाँ पे तो मतलब ये ऐसे एल कन्वेक्स टू द ऑरिजिन बनती थी। ठीक है, ऐसे बनती थी ना इंडिफरेंस कर्व इन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। लेकिन जो इसकी इंडिफरेंस कर्व है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की जो इंडिफरेंस कर्व है, वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, किस रेट से हम दो चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। तो जो
नॉर्मल गुड्स होंगे या नॉर्मल कमोडिटीज़ होंगी, उनमें जो है कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये मैं प्रॉपर्टीज़ में आपको अभी बताऊंगा क्यों कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। और जो फिर उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन कहाँ पे आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। मतलब देखिए आपको थोड़ा मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप लीजिए वाई एक्सिस और यहाँ पे एक्स एक्सिस, ठीक है। अब आप दुकानदार के पास गए, आपको लेने हैं कितने, सपोज़ मान लीजिए आपको कुछ क्वांटिटी लेनी है 45 रुपीज़, ठीक है। 45 रुपीज़ आपको लेने हैं, ठीक है। आपको वो अगर 9 कॉइन्स देगा, ठीक है, 9 कॉइन्स देगा, या अगर वो आपको कितने 9 कॉइन्स देगा या फिर 9 5 रुपीज़ नोट्स देगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, देखिए या तो 9 कॉइन्स देगा या फिर 9 रुपीज़ देगा, ठीक है। इसी तरह इनका क्या होता है, देखिए अगर यहाँ पे 45 रुपीज़ उसको आपको टोटल देने हैं, ठीक है, 9 कॉइन्स, और यहाँ पे मान लीजिए ये दूसरे पॉइंट पे 1 और 2, ठीक है, 9 कॉइन्स या 9 नोटिस। तो इनके बीच देखिए डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस यहाँ पे जो रेशो आएगा वो आएगा 1:1, ठीक है। तो इसमें जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो चेंज नहीं होगी। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है हर किसी पॉइंट पे 1:1 1:1 चेंज नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए आप इसको ज़रूर याद रखिएगा कि ये आपको बिल्कुल पूछ सकते हैं कि मतलब किस चीज़ की जो इंडिफरेंस कर्व है वो स्ट्रेट लाइन बनती है। तो स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व आप याद रखिएगा, जो भी जब भी दो चीज़ें आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होंगी तो उनकी जो इंडिफरेंस कर्व है तो वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन नहीं आएगी बल्कि वो स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कर्व किसके लिए आएगी, फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की मैंने आपको एग्जांपल दे दी, चाहे 5 रुपी नोट या 5 रुपी कॉइन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई उसमें इंडिफरेंट नहीं होगा कि मुझे 5 रुपी कॉइन या 5 रुपी नोट चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हर किसी पॉइंट पे सेम रहेगी, ठीक है। इसका मतलब है कि जो चेंज है कांस्टेंट रह रही है, तो इसीलिए जो हमारी लाइन है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो अब क्विकली थोड़ा अब इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ पे हम आएंगे, ठीक है। देखिए पहली प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की होती है, इट रिप्रेजेंट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ओवर द गिवन पॉइंट्स ऑफ अ कर्व। तो ये मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है। अगर मैं कोई भी कर्व बना रहा हूँ तो इस कर्व पे सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी बात क्या है, आईडी इज सपोर्टेड बाय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका मतलब क्या है, देखिए आईडी इज सपोर्टेड बाय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या है, देखिए अगर ये इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, यहाँ पे मैंगोस और यहाँ पे बनानास, ठीक है, बनानास इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे 12 और यहाँ पे फिर 9, फिर ऐसे ही कुछ 7 6 ऐसे ही, ठीक है। लॉ इसका मतलब क्या है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो रिप्रेजेंट करती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए जब वो कंज्यूमर बनानास कम कर रहा है तो मैंगोज ज़्यादा कर रहा है, लेकिन जितनी जितनी मैंगोज कम होगी तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा बनानास की, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे वो 12 मैंगोज के बदले एक बनाना मांग रहा था, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा इस कर्व पे डाउन जाए, ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जब उसको हम सपोज सिर्फ वो एक मैंगो के बदले वो 10 बनानास मांग रहा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि एक बनाना के बदले वो 10 मैंगोज क्यों मांग रहा है, एक मैंगो के बदले वो 10 बनानास मांग रहा है। तो क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि देखिए जब बनानास इंक्रीज होती जाएंगी, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, बनानास जब इंक्रीज होती जाएंगी, ठीक है, तो इनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, डिक्रीज होगी ना। लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी मैंगोज़ की है
उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगी, वो तो इंक्रीज़ होगी, ठीक है, क्योंकि वो कम हो रही है। मैंगोज़ अब हम कम कर रहे हैं, 12 से 9, 9 से फिर 6 एटसेट्रा। तो मैंगोज़ की मार्जिनल यूटिलिटी वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, क्योंकि हम उसके अब कम कम यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन जो बनाना की मार्जिनल यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो सॉरी, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है बनाना की वो डिमिनिश होती जाएगी, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो बहुत कम क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है बनाना का। तो इसका मतलब ये है कि जब मैंगोज़ बहुत कम वो करेगा तो वो डिमांड करेगा बहुत ज़्यादा बनानास। क्यों? क्योंकि अब जो मतलब मार्जिनल यूटिलिटी बनाना की है वो बहुत कम हुई होगी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनाना अब बहुत कम हुई होगी, और मैंगो की मार्जिनल यूटिलिटी वो तो इंक्रीज़ होगी, लेकिन हमारे पास कम क्वांटिटीज़ ऑफ मैंगोज़ आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक बनाना के बदले अब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मैंगो डिमांड करेगा। इसको हम कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व इज सपोर्टेड बाय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो वो इसलिए क्यों ज़्यादा क्वांटिटी, फिर जितनी बहुत, देखिए यहाँ पे मतलब जब आप देखिए इस कर्व को आप गौर से देखिए, पहले वो 12 पे कितना, 12 पे 1 यूनिट, ठीक है, लेकिन यहाँ अगर आप 2 पे देखोगे, ठीक है, यहाँ अगर आप 2 पे देखोगे, 2 पे वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी फूड की, यहाँ तो फूड और क्लोथिंग है, 2 पे वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहा है फूड की, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब जो मार्जिनल यूटिलिटी ये इसकी फूड की वो बहुत कम हुई होगी, ठीक है। और जब हमें सेटिस्फेक्शन लेवल तो सेम रखनी है, क्योंकि इंडिफरेंस करो क्या कहता है कि हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। उस सेटिस्फेक्शन लेवल को कांस्टेंट रहने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है कि जो फिर मार्जिनल जो हमें फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़, जो चीज़ हम ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं उसको वो और ज़्यादा डिमांड करेगा, ठीक है। तो वैसे ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, थोड़ा टेक्निकल है, पर बट आईडी इज सपोर्टेड बाय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो मे बी ये पूछा जा सकता है कि क्या मतलब इंडिफरेंस करो सपोर्ट उसको कौन देता है, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर इज़ द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड। तो इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व मैप में समझा दिया, ठीक है। यहाँ पे ये कर्व, यहाँ पे ये कर्व, तो दूसरी कर्व पे ज़्यादा, जितनी कर्व्स ऊपर होंगी तो इस कर्व पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, इस पे उससे कम, और इस पे सबसे कम, ठीक है। तो जितनी इंडिफरेंस कर्व हाई होगी उतनी इंडिफरेंस कर्व की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा हमें अब बजट के रिलेटेड थोड़ा सा, उसको ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, तो साथ ही हम डिमांड और डिमांड एनालिसिस वो कंप्लीट करेंगे अगले लेक्चर में। एंड आई होप कि आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। तो मेरी वीडियोस को शेयर करें, इनको लाइक करें, ठीक है। थैंक यू, विल मीट यू अगेन एंड हैव अ गुड डे।